पूरे उत्साह के साथ हमारे इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा विषय सिर्फ स्कूल की यादों को ताज़ा करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। बिल्कुल। और आज हम जिस स्रोत पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं वो विज्ञान की एक बहुत ही प्रामाणिक पाठ्यपुस्तक का अध्याय है, जिसका शीर्षक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हाँ, और आज की चर्चा का हमारा विशेष लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है। विज्ञान की ये दुनिया जो अक्सर बहुत जटिल और डरावनी लगती है ना, उसे हम बिल्कुल आसान और रोजमर्रा की भाषा में डिकोड करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रत्येक टॉपिक को सरल भाषा में और पूरे विस्तार से समझाया जाए। सही कहा। ये नजरिया इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहली छवि क्या आती है? शायद सफेद कोट पहने किसी वैज्ञानिक की जो प्रयोगशाला में रंग बिरंगे रसायनों और टेस्ट ट्यूब के बीच खड़ा हो। बिल्कुल। लेकिन असल में वास्तविकता इससे बहुत अलग है। रासायनिक अभिक्रियाएं सिर्फ प्रयोगशालाओं की चारदीवारी में कैद नहीं हैं। वे हमारे चारों ओर, यहाँ तक कि हमारे भीतर भी हर पल हो रही हैं। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ, गर्मियों के दिनों का ही उदाहरण लेते हैं। जब दूध गलती से फ्रिज के बाहर छूट जाता है कमरे के तापमान पर, तो कुछ ही घंटों में वो खट्टा हो जाता है, फटने लगता है। वहां कोई वैज्ञानिक तो नहीं था, फिर भी एक पूरा रासायनिक बदलाव हो गया। अरे हाँ, और लोहे के तवे या कील को नम हवा में खुला छोड़ दें तो उस पे वो लाल भूरी जंग लग जाती है। एकदम सही। जंग लगना, अंगूरों का किण्वन यानी फर्मेंटेशन होना, रसोई में खाना पकना, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भोजन का पचना और हमारा सांस लेना, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के ही जीवंत उदाहरण हैं जो लगातार चल रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो असल में हम किन चीजों को देखकर ये तय करते हैं? स्रोत के अनुसार इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट संकेत होते हैं। जब भी किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे कोई चीज अचानक ठोस से गैस बन जाए, या उसके रंग में कोई बदलाव आ जाए। हाँ, रंग बदलना, या उसके तापमान में कोई भारी उतार चढ़ाव होना, या फिर उसमें से कोई गैस निकलने लगे, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वहां रसायनों के बीच कोई ना कोई बातचीत जरूर हुई है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इन अदृश्य और जटिल बदलावों को कागज पर दुनिया को समझाने के लिए कैसे दर्ज किया जाता है? देखिए, इस सवाल ने शुरुआती दौर के वैज्ञानिकों को भी बहुत परेशान किया था। अगर हम हर एक रासायनिक बदलाव को वाक्यों में एक कहानी की तरह लिखने बैठ जाएं, तो विज्ञान की किताबें अंतहीन हो जाएंगी। मतलब बहुत लंबी हो जाएंगी। बिल्कुल। जैसे अगर कहना हो कि जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में एक विशेष परिस्थिति में मिलते हैं तो वे तरल पानी का निर्माण करते हैं, ये पढ़ने और लिखने में कितना लंबा है। हाँ, काफी समय लगेगा इसे बार बार लिखने में। इसीलिए इन अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण बनाने की तरकीब निकाली गई। इसमें लंबे वाक्यों की जगह तत्वों के प्रतीकों और उनके सूत्रों का उपयोग किया जाता है। इसे स्रोत में दिए गए एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। वहां मैग्नीशियम रिबन को जलाने का जिक्र है। जब इस रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये एक बेहद चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और एक सफेद चूर्ण में बदल जाता है। और इसे अगर विज्ञान की भाषा में लिखें तो बस सरल भाषा में Mg+O2 और आगे एक तीर का निशान लगाकर MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख देते हैं। बिल्कुल सही। और इस प्रक्रिया में जो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं, जैसे बाईं ओर वाले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उन्हें अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं। और दाईं ओर बनने वाला वो नया पदार्थ यानी सफेद चूर्ण, उसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। एकदम सटीक। लेकिन इस रासायनिक व्याकरण में एक और परत है जो भौतिकी के एक बुनियादी नियम से जुड़ी है। कक्षा 9 का वो नियम याद है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम? हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। इसका मतलब यह है कि प्रकृति में कोई भी चीज जादू से प्रकट नहीं हो सकती और ना ही बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो सकती है। ब्रह्मांड का कोई भी परमाणु यूं ही हवा में विलीन नहीं हो सकता। तो इसका व्यावहारिक अर्थ क्या हुआ? अर्थ यह है कि अभिक्रिया शुरू होने से पहले अभिकारकों के हिस्से में जितने भी परमाणु थे, अभिक्रिया के समाप्त होने के बाद उत्पादों के हिस्से में भी ठीक उतने ही परमाणु होने चाहिए। मतलब तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या एकदम बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी पूरी कवायद को समीकरण को संतुलित करना या बैलेंस करना कहा जाता है।
इसे समझने के लिए मैं एक तराजू की कल्पना कर रही हूँ। अगर दोनों पलड़ों पर रखे गए बाटों का वजन एकदम बराबर नहीं है तो एक पलड़ा झुका रहेगा। हाँ स्रोत में ऐसे असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण कहा गया है। हाँ, स्केलेटल इक्वेशन। और इस संतुलन को हासिल करने की जो कला है, जिसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, चलिए उसे एक पहेली की तरह बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। बिल्कुल। लोहे और पानी की अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जब लोहा पानी की भाप के साथ क्रिया करता है तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। अब तराजू के बाईं तरफ लोहे का एक परमाणु है और पानी के कण में ऑक्सीजन का एक परमाणु है। हम्म लेकिन दाईं तरफ जो आयरन ऑक्साइड बना है हम्म उसमें ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो सवाल उठता है कि ये 3 अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु कहाँ से आए? जाहिर है वो कहीं से प्रकट तो नहीं हुए होंगे। बिल्कुल नहीं। हमें समीकरण में यह दर्शाना होगा कि शुरुआत में पानी के 4 कण मौजूद थे। तो मतलब संतुलन करते समय हम सबसे पहले उस यौगिक को पकड़ते हैं जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु होते हैं। ये सबसे कारगर रणनीति है। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक से शुरुआत करते हैं। जब हम बाईं तरफ पानी के आगे 4 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन संतुलित हो जाती है, लेकिन अब हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो जाते हैं। तो फिर दाईं तरफ जाकर हाइड्रोजन गैस के आगे भी 4 लगाना पड़ता होगा। एकदम सही, ताकि वहां भी 8 परमाणु हो जाएं। और अंत में लोहे के उन 3 परमाणुओं का हिसाब बराबर करने के लिए बाईं तरफ लोहे के आगे 3 लिख देते हैं। तो अलग अलग संख्याएं रखकर हम तब तक परीक्षण करते हैं जब तक तराजू के दोनों पल्ले बराबर न हो जाएं। यही हिट एंड ट्रायल है। हाँ, और अंत में हम भौतिक अवस्थाएं भी जोड़ देते हैं। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G, और अगर कोई पदार्थ पानी में घुला है तो उसे जलीय विलयन या AQ से दर्शाते हैं। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हमने भाषा तो समझ ली, लेकिन प्रकृति में ये परमाणुओं का खेल कई अलग अलग तरीकों से खेला जाता है। स्रोत में अभिक्रियाओं के कई प्रकार बताए गए हैं। तो चलिए उन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही स्पष्ट है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे बिना बुझे चूने में पानी मिलाना। बिल्कुल। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझा चूना कहते हैं, जब उसमें पानी डाला जाता है तो वो बहुत तेजी से पानी के साथ जुड़ता है। इस प्रक्रिया में भुजा हुआ चूना बनता है और भारी मात्रा में ऊष्मा यानी गर्मी निकलती है। और यहीं से एक नया शब्द आता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है, प्राकृतिक गैस का जलना इसका एक उदाहरण है। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि हमारे शरीर में होने वाला श्वसन, यानी हमारा सांस लेना, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए जो भोजन से मिलती है। पाचन के दौरान भोजन ग्लूकोज में टूट जाता है और जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाकर उस ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करती है। और इससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। क्योंकि ऊर्जा निकल रही है तो ये ऊष्माक्षेपी हुई। सही कहा। अब इसके ठीक विपरीत प्रकार पर आते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन। ये संयोजन का एकदम उल्टा है। मतलब जब एक बड़ा पदार्थ टूटकर कई छोटे पदार्थ बनाता है। हाँ, और किसी भी चीज को तोड़ने के लिए ऊर्जा लगानी पड़ती है। रासायनिक दुनिया में ये ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में दी जाती है। स्रोत में इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है, जब सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा जाता है। वो बिल्कुल सफेद रंग का चूर्ण होता है ना? बिल्कुल सफेद। और जब उसे धूप में रखते हैं तो सूरज की रोशनी की ऊर्जा से वो टूटकर सिल्वर और क्लोरीन में अलग हो जाता है और उसका रंग सफेद से धूसर यानी ग्रे हो जाता है। एकदम सटीक। और क्या ये पता है कि इसी सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड वाली अपघटन अभिक्रिया का उपयोग पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था? हाँ, ये एक बहुत ही शानदार फैक्ट है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी का पूरा विज्ञान इसी एक सिद्धांत पर टिका था। और क्योंकि इन सभी प्रक्रियाओं में तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सोखी जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल। अब अभिक्रियाओं के एक और दिलचस्प प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। मैं इसे एक म्यूजिकल चेयर या रिप्लेसमेंट के खेल की तरह देखती हूँ। म्यूजिकल चेयर? वो कैसे? मतलब जो ज्यादा ताकतवर है वो कमजोर को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। स्रोत में एक बहुत ही सरल उदाहरण है। यदि हम कॉपर सल्फेट के नीले घोल में लोहे की कीलें डाल दें तो कुछ जादुई सा होता है। जादुई इसलिए क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, ज्यादा ताकतवर है।
तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाल देता है। और खुद उसकी जगह ले लेता है, जिससे घोल का वो सुंदर नीला रंग मलिन होकर हरा हो जाता है, क्योंकि अब वो आयरन सल्फेट बन गया है। और जो कॉपर बाहर निकाला गया वो कील के ऊपर भूरे रंग की परत के रूप में जम जाता है। ये तो हुआ एक तरफा विस्थापन, लेकिन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का पूरा आदान प्रदान होता है, दोनों तरफ से जगह बदलती है, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच की अभिक्रिया। मतलब दोनों अपने अपने साथी बदल लेते हैं। हाँ, और इस साथी बदलने के खेल में अक्सर एक ऐसा नया ठोस पदार्थ बनता है जो पानी में बिल्कुल नहीं घुलता और बर्तन के तल में जाकर बैठ जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसके बाद स्रोत एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आता है, उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलिए इसे भी सरल भाषा में डिकोड करते हैं। उपचयन क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, कमी होती है, तो उसे उपचयन कहते हैं। और अपचयन इसका ठीक उल्टा है। बिल्कुल, जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। और सबसे खास बात यह है कि ये दोनों प्रक्रियाएं अक्सर एक साथ होती हैं। मतलब एक का उपचयन और दूसरे का अपचयन। हाँ, जैसे अगर कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया हो तो कॉपर ऑक्साइड अपनी ऑक्सीजन खो देता है, यानी उसका अपचयन हुआ, और हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को ले लेता है, यानी उसका उपचयन हुआ। इसे मिलाकर रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये जो उपचयन या ऑक्सीडेशन की बातें हम कर रहे हैं, क्या इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर कोई असर पड़ता है? असर बहुत गहरा है। अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो संक्षारण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना असल में एक रासायनिक अभिक्रिया ही है, ऑक्सीकरण है, जो लोहे को धीरे धीरे अंदर तक खोखला कर देती है। बिल्कुल। इसके कारण हर साल कारों के ढांचे, पुलों और विशाल जहाजों का भारी नुकसान होता है। करोड़ों अरबों का खर्च सिर्फ इस जंग से निपटने में होता है। और इसी उपचयन का एक और रूप है जो सीधे हमारी रसोई से जुड़ा है। स्रोत में इसे विकृत गंधिता या रैंसिडिटी कहा गया है। मैं यहाँ चिप्स के पैकेट का वो परिचित उदाहरण देना चाहूंगी। वो जिसमें चिप्स से ज्यादा हवा होती है। हाँ, लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि चिप्स के पैकेट में इतनी सारी हवा क्यों भरी होती है, लेकिन विज्ञान के अनुसार वो हवा नहीं, एक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। होता यह है कि तेल और वसायुक्त भोजन जब सामान्य ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनका तेजी से उपचयन हो जाता है, जिससे उनका स्वाद और गंध खराब हो जाती है, वे बासी हो जाते हैं। इसी को रोकने के लिए चिप्स बनाने वाली कंपनियां पैकेट के अंदर से ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन जैसी गैस भर देती हैं, ताकि चिप्स ऑक्सीकृत ना हो और लंबे समय तक कुरकुरे बने रहें। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का एक संक्षिप्त और स्पष्ट निचोड़ निकालें तो बात सिर्फ इतनी सी है, हमारे आसपास होने वाला हर एक बदलाव, चाहे वो लोहे पर जंग लगना हो, चिप्स का ताजा रहना हो या ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हों, सब के पीछे बस कुछ परमाणुओं का टूटना और जुड़ना है। और द्रव्यमान के संरक्षण के नियमों के कारण प्रकृति में कुछ भी नष्ट नहीं होता, बस रूप बदलता है। तो इसी स्रोत पर आधारित एक अंतिम विचार पर गौर कीजिएगा। अगर हमारी सांसों से लेकर हमारे भोजन पचने तक की हर प्रक्रिया सिर्फ एक सधी हुई और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, तो क्या हम इंसान सिर्फ जटिल रूप से काम कर रहे चलते फिरते केमिकल रिएक्टर हैं? ये सोचने वाली बात है। और अगर प्रकृति हमेशा हर समीकरण को संतुलित रखती है, जहां एक भी परमाणु गायब नहीं हो सकता, तो क्या इस ब्रह्मांड में वास्तव में कुछ भी नया बनता है, या फिर ये सिर्फ पुराने परमाणुओं का एक अनंत चलता फिरता नृत्य है? इस गहरे विचार पर स्वयं मंथन जरूर कीजिएगा। हमारी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।